बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें हैं और आज खान साहब ने मज़ीद इंकशाफात किए हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से, और फिर कुछ और बातें उन्होंने कही हैं जो यकीनन पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को मुश्किलात में डाल रही हैं हर गुज़रते दिन के साथ। ये इंकशाफात क्या हैं, ये प्रोग्राम में इसकी तफसीलात हम शामिल करेंगे। और फिर राय साहब, इस वक्त पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के ताकतवर हल्के क्या सोच रहे हैं, ये भी बहुत रेलेवेंट है और इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे, क्योंकि सियासी मंजरनामा एक तरफ, लेकिन इदारों पर बात हो रही है, फ़ैसलों पर बात हो रही है, और जो बयानात एक दो रोज़ से सोशल मीडिया पर और पाकिस्तान के मीडिया पर चल रहे हैं, जिस पर कॉलम भी लिखे गए और ख़बरें भी और लोग अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं, असल में पाकिस्तान के ताकतवर हल्के क्या सोच रहे हैं, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और ऐसा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 20 के बाद जो खान साहब कॉल देंगे, किस किस्म के फ़ैसले किए गए, एक इजलास हुआ, इसकी अंदर की कहानी भी हम आपसे सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले राय साहब, खान साहब ने मज़ीद कुछ इंकशाफात किए हैं और उन्होंने बताया है कि मुल्क में मीर जाफ़र कौन है और मीर सादिक कौन है, और ये किरदार इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कौन निभा रहा है। उन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से भी कुछ बातें कही, डोनाल्ड लू का जिक्र किया है, पाकिस्तान में मईशत का जिक्र किया, जो खसारे छोड़ कर गई हुकूमत, जिस तरह PTI ने उसको कवर किया, उसका तस्करा उन्होंने किया। और फिर मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ मामलात रहे ओवर द ईयर्स, जिसको किस तरह सही करना था पिछली हुकूमतों की कोताहियों को, खान साहब ने इस पर भी बात की। लेकिन साहब, आज का जो इंकशाफात हैं, खान साहब क्या कहते हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से और खुसूसन जो फैसला साज हल्के हैं इनके हवाले से? देखिए आशमी साहब, खान साहब ने जो मीर जाफ़र और मीर सादिक का जिक्र किया है, तो पाकिस्तान में इस वक्त कोई एक मीर जाफ़र और एक कोई मीर सादिक नहीं है, क्योंकि ये जो अमरीकी साजिश हुई थी, इसके मुतल्लिक अब एक जनरल का वीडियो क्लिप इस वक्त वायरल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, ट्विटर पर ख़ास तौर पर। और ये जनरल बड़े आसान अल्फाज में कह रहे हैं 45 सेकंड के इस क्लिप में कि ये अमरीकी साजिश साबित हो चुकी है, अमरीकी मदाखलत भी साबित हो चुकी है, और पूरी तरीके से शवाहिद मौजूद हैं कि अमेरिका ने खान साहब की हुकूमत गिराई। और ये कोई आम जनरल नहीं है, ये डिफेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर हुए हैं। ये इनकी कोई निजी महफिल से लीक हुई वीडियो नहीं है, इन्होंने ऑन द रिकॉर्ड एक टीवी प्रोग्राम में ये बात की है। मैं बात कर रहा हूँ जनरल नईम खालिद लोधी की, और वो ये कह रहे हैं कि क्या इस बात का जब तयन करना है कि इमरान खान साहब की हुकूमत क्या अमरीकी साजिश के नतीजे में गिरी या नहीं गिरी, तो इसके जो TORs हैं, अगर उन TORs में सिर्फ 4 नुकात शामिल कर लिए जाएं तो ये बहुत आसानी से फैसला हो जाएगा कि खान साहब सच्चे हैं, उनका मौक़िफ़ सच है, या वो झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि पहला TOR ये होना चाहिए कि क्या माजी में अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा कि वो दूसरे मुल्कों में रजीम चेंज करता रहा है। पहले इसकी एक हिस्ट्री जो है उसको जांचना चाहिए। दूसरा TOR ये होना चाहिए कि क्या अमेरिका का पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज में कोई दिलचस्पी थी या नहीं थी, और उनका कहना था कि बिल्कुल दिलचस्पी थी अमेरिका की पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज की। और ये कह कौन रहा है? जो एक ऐसा शख्स पाकिस्तान के अंदर डिफेंस सेक्रेटरी भी रहा, तहरीक इंसाफ का किसी भी तरह से हिस्सा नहीं है, बल्कि एक टाइम तो ऐसा भी रहा कि तहरीक इंसाफ के ये शदीद नाक़िद भी रहे। इसके साथ साथ ये लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर हुए, इसलिए इनकी ओपिनियन बड़ी अहम है। फिर ये कहते हैं कि एक एक्टिविटी लॉग चेक किया जाए पाकिस्तान के अंदर अमरीकी सफारत खाने की एक्टिविटीज़ का, कि क्या जिस वक्त ये तहरीक अदम एतमाद आई थी उससे ज़रा पहले, कुछ हफ्ते पहले, अमरीकी सफारत खाने की मेल मुलाकातों की एक्टिविटी मामूल के मुताबिक थी सियासतदानों के साथ,
ये जो पुरानी आपकी पीडीएम थी, पुरानी ऑपोजिशन थी, इन लोगों के साथ जो मेल मुलाकातें हो रही थीं, ये एक्टिविटी एक नॉर्मल एक्टिविटी थी या नॉर्मल एक्टिविटी से बढ़ के कुछ था? क्योंकि ये पूरा एक्टिविटी लॉग जो है ये मेंटेन भी होता है कि किसकी कब कहाँ पर मुलाकात हुई। फिर उन्होंने कहा कि जो पीटीआई के मुनरिफ अरकान थे उनकी एक्टिविटी का लॉग भी आपको अमरीकी सफारतखाने के हुकाम के साथ मिल जाएगा, ये भी टीओआर में शामिल होना चाहिए। और फिर चौथा टीओआर उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए कि जो धमकी आमेज मरासला आया अमेरिका से, क्या उसके अंदर तहरीक अदम एतमाद का लफ्ज़ था या नहीं था, और क्या उस मरासले में ये लिखा हुआ था कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो पाकिस्तान के तमाम कसूर माफ़ कर दिए जाएंगे, और अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो फिर पाकिस्तान को सज़ा दी जाएगी और उसको नताइज भुगतना पड़ेंगे। उसके बाद जब वो उसको कंक्लूड करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ 4 टीओआर्स जो मैंने आपको बताए हैं ये चारों दुरुस्त हैं, चारों के मुतल्लिक वो कहते हैं दुरुस्त हैं, और अगर मुझे तहकीकात करने का कहा जाए तो मैं 3 दिन के अंदर साबित कर दूंगा। ये अल्फाज उनके हैं कि मैं 3 दिन के अंदर ये साबित कर दूंगा कि ये अमरीकी मदाखलत भी थी, ये अमरीकी साजिश भी थी, और अमरीकी साजिश और अमरीकी मदाखलत की वजह से ये हुकूमत गिरी है। तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि जो आप कह रहे थे कि ताकतवर हलकों का सेंटीमेंट क्या है और ताकतवर हलके क्या समझते हैं, ये जो जनरल लोधी हैं ये पाक फ़ौज में बड़े ही एक जीनियस किस्म के जनरल माने जाते थे और बहुत अहम शोबों में इन्होंने काम किया है, बहुत अहम शोबों को लीड किया है। और ये बात कुछ ढके छुपे उन्होंने नहीं की, ये कोई अपने किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं की, एक मेन स्ट्रीम टीवी चैनल पर उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर मैं ये साबित करके दिखा दूंगा कि ये एक अमरीकी साजिश हुई है और अमरीकी मदाखलत के नतीजे में खान साहब की हुकूमत गिरी है। और आप इमेजिन करें कि ये बात उन्होंने एक ऐसे वक्त में की है कि जब बहुत ज़्यादा दबाव भी है। जाहिर है कि DGISPR ये कह चुके हैं कि ये साजिश नहीं थी, महज एक मदाखलत थी। जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो दूसरा इजलास हुआ था जिसमें जनरल बाजवा, DGISI, सारे सर्विसेज चीफ्स और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी शरीक थे, उसके दूसरे एलामिया में भी ये कहा गया था कि ये खुली मदाखलत तो थी, नाकाबिले कबूल मदाखलत तो थी, लेकिन साजिश नहीं थी। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि पूरी फ़ौजी क़यादत अगर आपकी हाजिर सर्विस वो ये कह रही हो कि ये साजिश नहीं थी, तो इस सूरत हाल में कितना दबाव होगा जनरल लोधी के ऊपर भी और उन लोगों के ऊपर भी जो ये चाहते हैं कि ये सच सामने लाया जाए। इसके बावजूद जनरल लोधी ने ये अल्फाज कहे हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं ये ट्विटर पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में कॉपीराइट्स की वजह से इस वीडियो को चला नहीं सकते। इसके बाद अब चूंकि खान साहब हक सच पर हैं तो एक उनको गैबी मदद और आई है, यानी एक आप कह लें कि आउट ऑफ नोवेयर, जहां से खान साहब को कभी तवक्को नहीं थी कि खान साहब को कोई मदद मिल सकती है, लेकिन जब आप हक सच पे हों तो फिर किस्मत और आपका मुकद्दर आपको सपोर्ट करता है और फिर इस तरह की कुदरती मदद आपके पास आ जाती है। और अब आप देख लें कि शहबाज शरीफ ने किस किस्म का एतराफ़ किया है, और ये एतराफ़ असल में वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपना राज गलती से लीक कर दिया। और ये भी किसी निजी महफिल के अंदर उन्होंने बात नहीं की, बल्कि कौमी असम्बली के फ्लोर पे उन्होंने ये बात की। और कौमी असम्बली के फ्लोर पे उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास था, जाहिर है कि अस्करी क़यादत उसमें शरीक थी, तो उसमें पाकिस्तानी सफ़ीर जो वाशिंगटन में थे, जिनको बुलाया गया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग के लिए, जो इस वक्त अब यूरोप में तैनात हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ ये एक धमकी आमेज मरासला था। ये खुद शहबाज शरीफ ने कह दिया, यानी जनरल बाजवा के सामने और DGISI के सामने पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने यह कह दिया कि बिल्कुल ये एक धमकी आमेज मरासला था। ये अब शहबाज शरीफ ने खुद असेंबली के फ्लोर पर कह दिया है। ये वीडियो भी हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ट्विटर पर जाके सर्च करके देख सकते हैं। फवाद चौधरी ने इसको ट्वीट भी किया है, शहबाज गिल ने भी ट्वीट किया है, PTI के बहुत से रहनुमाओं ने ट्वीट किया है, डॉक्टर अरसलान ने भी ट्वीट किया है।
तो आप ज़रा ये सुन लें, ये जो 30 सेकंड का क्लिप है जिसमें शहबाज शरीफ एतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ ये धमकी आमेज़ मरासला था। पहले तो ये कहते थे मरासला था ही नहीं, फिर ये कहते थे कि मरासले को तब्दील किया दफ्तर खारजा में, फिर ये माने कि मरासला तो था लेकिन ये एक आम सफारती मरासला था, लेकिन अब ये भी मान गए हैं कि ये एक धमकी आमेज़ मरासला था। तो धमकी आमेज़ मरासला था तो किस चीज़ के मुतल्लिक था? यानी ये धमकी कोई शहबाज शरीफ को ये तो नहीं दी गई थी कि हम आपकी कोई करप्शन पकड़ लेंगे, या खान साहब को कोई ये धमकी तो नहीं दी गई थी कि हम आपके खिलाफ कोई स्कैंडल ले आएंगे। धमकी तो तहरीक अदम एतमाद के मुतल्लिक थी, बराह रास्त तहरीक अदम एतमाद का लफ्ज़ मौजूद था। और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को आए हुए 1 महीना हो गया है, खान साहब ने अपने बयानिए के ज़रिए इनको तबाह बर्बाद करके रख दिया है, लेकिन इसके बावजूद ये इम्पोर्टेड हुकूमत इस साइफर को, इस ख़त को सामने नहीं ला रही। यानी खान साहब ने इनके बयानियों को बर्बाद कर दिया। अगर ये धमकी ना होती इस साइफर के अंदर, अगर इस ख़त के अंदर अमरीकी साजिश का जिक्र ना होता, तो हाशमी साहब इन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाना था, इन्होंने 1 मिनट नहीं लगाना था। कहा कि कमीशन बनाएंगे, ये खत कमीशन नहीं बनाया। कमीशन भी बन जाएगा। ये खत ये 1 मिनट के अंदर अंदर ये सामने ले आते। लेकिन हमारे व्यूअर्स ज़रा ये सोचें कि ये ख़त क्यों नहीं लेके आते सामने, क्योंकि उसके अंदर तहरीक अदम एतमाद के लफ्ज़ भी लिखे हुए हैं, और शीरी मज़ारी ने आखिर में तंग आकर जो इसकी अंग्रेज़ी की वर्डिंग थी वो सारी ट्वीट भी कर दी कि कितने वाज़े अंदाज में लिखा हुआ है। जो आप कह रहे हैं कि कमीशन ये बनाएंगे, एक लूला लंगड़ा सा कमीशन जो कि मतलूबा नताइज दे, यानी जो शहबाज शरीफ चाहते हैं और ये इम्पोर्टेड हुकूमत चाहती है, लेकिन इस कमीशन की कोई हैसियत नहीं होगी। यानी पूरी इम्पोर्टेड हुकूमत की मशीनरी पहले ये साबित करने की कोशिश करती रही कि ये साजिश नहीं थी। इनकी फरमाइश पर अस्करी क़यादत ने भी कह दिया कि ये साजिश नहीं थी। तो क्या लोगों ने मान लिया? क्या आम लोगों ने मान लिया कि ये साजिश नहीं थी? अगर आम लोगों ने ये माना होता तो ये खान साहब के जो रिकॉर्ड तोड़ इस वक्त जलसे हो रहे हैं, ये जलसे ना हो रहे होते। ये आपको जो एबटाबाद में जलसा हुआ है उसमें जो क्राउड था ग्राउंड से बाहर, उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है। आप उसमें नारे सुने कि नारे क्या लग रहे हैं कि हम एक हकीकी आज़ादी चाहते हैं। कोई वहाँ पर लीडर मौजूद नहीं था, ग्राउंड के बाहर जो क्राउड मौजूद था जिसको ग्राउंड के अंदर जाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। आप ज़रा ये वीडियो भी सर्च करके देख लें और उसकी ऑडियो सुन लें कि वो ये कह रहे हैं कि हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं, और कोई उनको नारे लगवाने वाला नहीं था, आज खुद वो नारे लगा रहे थे। तो अगर ये खान साहब का बयानिया झूठा होता और खान साहब के इस बयानिए पर आवाम यकीन ना कर रही होती तो ये इतने रिकॉर्ड तोड़ जलसे ना हो रहे होते। अब जो कमीशन आप कह रहे हैं इसको तो पीटीआई पहले ही रद्द कर चुकी है। कमीशन बनाना है, आप चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के नीचे कमीशन बनाएं, उसको ओपन हियरिंग करें। आपको तो कोई ख़तरा नहीं है। आप तो इस वक्त कह रहे हैं ना कि हमें कोई ख़तरा नहीं है, कि ये तो खान साहब झूठ बोल रहे हैं। जब आपको कोई ख़तरा नहीं है तो आपको 1 मिनट नहीं लगाना चाहिए और ख़ुद जाना चाहिए चीफ जस्टिस के पास कि ओपन हियरिंग करें और खान साहब को झूठा साबित करें, खान साहब का, ताकि ये जो बयानिया जो हमारे सर पर हथौड़ों की तरह रोज़ बरसता है, इस बयानिए से हमारी जान छूटे। लेकिन ये कभी भी हाशमी साहब आज़ाद कमीशन नहीं बनाएंगे। फिर शहबाज शरीफ की जो गुफ्तगू एक और शर्मनाक किस्म की सामने आई है, जो उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की है लाहौर में, उसमें आप देखें कि किस किस्म के शर्मनाक रिमार्क्स शहबाज शरीफ के सामने आए हैं। और उन रिमार्क्स में वो ये कहते हैं कि मैं अमेरिका जैसी सुपर पावर को किसी भी सूरत नाराज़ नहीं कर सकता, यानी हमारे पाकिस्तानी मफादात गए भाड़ में। वो कहते हैं कि अमेरिका को किसी भी सूरत नाराज़ नहीं कर सकता। फिर उनसे पूछा गया कि अगर अमेरिकी सदर आपको कॉल नहीं करते तो फिर आपका क्या मौक़िफ़ होगा। इस पर वो कहते हैं कि बाइडन साहब, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि बाइडन साहब अगर मुझे कॉल कर दें तो तब भी मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँगा, और अगर वो मुझे कॉल नहीं करते तो तब भी मैं उनका शुक्रगुजार रहूँगा। अब जो फर्मा बरदारी और इताअत का आलम है, आप अंदाज़ा कर लें कि शहबाज शरीफ इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं
और किस तरीके से हर वक्त एक खुशामद करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिकी सदर की एडमिनिस्ट्रेशन की, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इनको पता है कि अमेरिका की वजह से इनकी हुकूमत आई है और उसकी खुशनुदी करना इस वक्त इनके लिए बड़ा ज़रूरी है। फिर मरियम नवाज़ के मुतल्लिक कितने शर्मनाक अल्फाज शहबाज शरीफ ने बोले, क्योंकि उनसे ये सवाल भी किया गया था कि ये जनरल फैज़ हमीद को जो सिंगल आउट करके मरियम नवाज़ उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगा रही हैं और बड़े नाजेबा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं, तो इससे तो आपके जो ताल्लुकात आपने बनाए हैं ताकतवर हलकों से, फ़ौजी क़यादत से, जिसको चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है कि बूट पॉलिश कर करके, तो इन ताल्लुकात का क्या बनेगा। तो वो आगे से कह रहे हैं कि मरियम तो अभी छोटी हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि मरियम नवाज़ जो कहती हैं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, और अगर वो नाअहल ना होती तो मुस्लिम लीग नून की पहली कैंडिडेट वही होती प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। शहबाज शरीफ को किसने आने देना था। तो वो कहते हैं कि वो तो अभी छोटी हैं, बच्ची हैं, तो इस किस्म की शोला बयानी हो जाती है। आप अंदाज़ा करें कि एक जानिब खान साहब के ख़िलाफ़ ये करारदाद लेकर आगे असम्बली में कि खान साहब ने फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ बात की है और खान साहब ने फ़ौजी क़यादत को मीर जाफ़र और मीर सादिक कह दिया, और खान साहब ने यानी ये एक आग लगाने की इन्होंने कोशिश की। और दूसरी जानिब मरियम नवाज़ के मुतल्लिक कहते हैं कि मरियम नवाज़ बच्ची है, शोला बयानी हो जाती है। यानी आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये आपने पूरी फ़ौज को भी बेवकूफ़ समझा हुआ है। ये जो आपके जनरल्स हैं इनको आपने इतना सादा मासूम समझा हुआ है। ये आर्मी चीफ को नहीं पता कि मरियम नवाज़ ने एक सिटिंग कोर कमांडर के मुतल्लिक किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, कितने संगीन अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, किस किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं, और शहबाज शरीफ कितनी आसानी से कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ तो बच्ची हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इनका असल एजेंडा क्या है, शहबाज शरीफ एंड कंपनी का, और ये किस तरीके से तमाम इदारों को भी मुनकसिम करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तानी मईशत का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और इसी तरह जो पाकिस्तानी अवाम के अंदर इनकी इस वक्त ज़ीरो एक्सेप्टेंस हैं उसके ऊपर ये ज़बरदस्ती एक अमरीकी साजिश के तहत मुसल्लत हुए हैं और बदहाली की तरफ इस मुल्क को लेके जा रहे हैं, इंतशार की तरफ लेके जा रहे हैं। राजा साहब, ये ISPR की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुआ और उन्होंने कहा कि फ़ौज को मत घसीटा जाए, लेकिन ये जो आपने शुरू में बताया कि एक स्टेटमेंट आई है लेफ्टिनेंट जनरल और आपने नाम भी लिया, इनके लिए भी कोई SOPs जारी किया गया? क्योंकि जो फ़ौज के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं इनको तो नहीं दबाया जा सकता। आप सहाफ़ियों को कह सकते हैं फ़ोन करके, आप सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप रोका जा सकता है, SOPs जारी किए जा सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द रिटायर्ड जनरल्स जो ये बातें कर रहे हैं, इसका भी मैं चाहूँगा कि इस पर आप रोशनी डालें। और फिर राय साहब, मरीम नवाज़ का जो बयान आया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो क्या कहती हैं मुझे लगता है कि शायद उन्होंने जब पाकिस्तान के एक जनरल के बारे में बात कही थी वो आलम मदहोशी में थी, और अब वो ये कहती हैं कि इमरान खान को शिकायत सिर्फ ये है कि मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे, साथ नहीं दोगे तो शर्मनाक अलकबात से पुकारूंगा। क्या सियासतदानों की पगड़ियाँ उछालने और इदारों को गाली देने वाले शख्स को खुली छूट है? ये मरीम नवाज़ कह रही हैं। राय साहब, जो उस दिन उन्होंने फैज़ कहा कि इमरान जब बेफैज़ हुए और इससे पहले भी नाम लेती रही हैं, तो उस वक्त उनकी याददाश्त क्या चली जाती है या एकदम से उन्हें याद आ जाता है कि उन्होंने बात करनी है? मरीम का जो किरदार है बतौर सियासतदान नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि शायद इक़्तिदार में पहुंचना है, किसी तरह भी पहुंचना है, और जो ख़ानदान की वरासत है सियासत की, इस पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश है। सियासतदान, एक मैच्योर सियासतदान मरीम में मुझे तो कम अज़ कम कोई सिर्फ नज़र नहीं आती। देखिए, खान साहब ने जो बात की कि मीर जाफ़र और मीर सादिक, उसके मुतल्लिक उन्होंने कहा कि ये शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ ये भी मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं, और जब अमरीकी साजिश हो रही थी तो हमारे लोग टिश्यू पेपर के तौर पर इस्तेमाल हुए। तो इसका मतलब है कि उनका इशारा बहुत से लोगों की जानिब है, यानी शहबाज शरीफ की जानिब भी है, मियाँ नवाज शरीफ की जानिब भी है, और भी बहुत सी कुव्वतें हैं, बहुत सी शख्सियात हैं जिनकी जानिब खान साहब का ये इशारा है। लेकिन खान साहब ने बराह रास्त फ़ौजी क़यादत का नाम तो नहीं लिया। अभी तक किसी जलसे में उन्होंने बराह रास्त फ़ौजी क़यादत का नाम भी नहीं लिया। उन्होंने किसी जलसे के अंदर फ़ौज को तकसीम करने की बात भी नहीं की,
किसी जलसे के अंदर ये नहीं कहा कि फ़ौज के जो सिपाही हैं वो अपनी क़यादत का फ़ैसला मानने से इनकार कर दें। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ के अल्फाज क्या थे? बराह रास्त एक मरतबा नहीं, सैकड़ों मरतबा उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया, नाम लेकर कहा कि जनरल बाजवा के अहकामात मानने से इनकार कर दें नीचे जो सिपाही हैं। यहाँ तक के यानी फ़ौज के अंदर बगावत कराने की कोशिश की। फिर यह भी कहा कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ हम गद्दारी का मुकदमा दर्ज करेंगे। फिर यह भी कहा कि जनरल बाजवा जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे, आपका हम एहतसाब करेंगे। तो खान साहब ने तो इस तरह के कोई अल्फाज नहीं बोले। मरियम नवाज़ ने सिर्फ जनरल फैज़ हमीद नहीं बल्कि ISI के एक और आला ऑफिसर के मुतल्लिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस ऑफिसर के ख़िलाफ़ भी इंतहाई घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए थे। तो मरियम नवाज़ और मियाँ नवाज शरीफ, इनके आप बयानात उठा के देख लें, ख्वाजा आसिफ के बयानात उठा के देख लें, जावेद लतीफ़ जो कहते थे कि मरियम नवाज़ को कोई नुकसान हो गया तो हम इस पाकिस्तान को नहीं रहने देंगे, पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे बल्कि पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगाएंगे। तो अगर आप इनके बयानात देख लें तो सबसे पहले तो एक्शन इस पूरी मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ होना चाहिए, और फिर इसी मुस्लिम लीग नून के अंदर परवेज़ रशीद और तारिक फ़ातमी जैसे किरदार बैठे हैं। तारिक फ़ातमी को तो इन्होंने दोबारा से वज़ीर बनाने की भी कोशिश की थी कि जो कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बदतरीन साजिश में मुलविस थे, डॉन लीग्स में मुलविस थे। और मेरी चौधरी निसार अली खान साहब से जितनी मरतबा भी बात हुई, हर मरतबा जब भी मेरी उनसे पंजाब हाउस में जब वो वज़ीर दाखिला थे मुलाकात हुई, उसके बाद भी मुलाकातें होती रहीं, उनके मैंने इंटरव्यूज़ भी किए, हर दफ़ा उन्होंने तस्दीक की कि ये डॉन लीग्स कोई फसाना नहीं था। उन्होंने कहा कि ये डॉन लीग्स बिल्कुल एक हकीकत थी, और ये भी तस्दीक की कि परवेज़ रशीद इसके अंदर मुलविस थे, जो मरियम नवाज़ के उस्ताद हैं, सियासी उस्ताद हैं। मरियम नवाज़ की पूरी पॉलिसी इस वक्त परवेज़ रशीद बनाते हैं, और फ़ौज मुखालिफ पॉइंट्स भी वही लिख कर देते हैं मरियम नवाज़ को। तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि असल में फ़ौज मुखालिफ कौन है, फ़ौज को तकसीम करने की साजिश कौन करता है, और फ़ौज को कमज़ोर करने की साजिश क्यों करता है। इस वक्त मरियम नवाज़ को जो हमदर्दी जाग रही है, इसके पीछे वो चेरी ब्लॉसम वाला फैक्टर है कि एक किसी तरीके से ये जो इमरान खान साहब का बयानिया है वो तो हमारे काबू में नहीं आ रहा। तो अब इदारों को हम इस्तेमाल करें, फ़ौज को इस्तेमाल करें खान साहब का ये जो सुनामी है इसको रोकने के लिए। साहब, लेकिन एक और भी बयान आज बहुत इंटरेस्टिंग है ख्वाजा आसिफ का भी, चूँकि ये नून लीग से वाबस्ता है, और फिर ऑब्वियसली ये बयानात इस वक्त नून लीग की सियासत तेज़ है और खान साहब वर्सेस ये सियासत खेली जा रही है। अच्छा, ये बयान पाकिस्तान के इदारों का और पाकिस्तान का तो ठीक है, ख्वाजा आसिफ का जो माजी है वो भी इदारों के हवाले से कोई इतने शानदार नहीं रहा, वो भी बयानात देते रहे हैं। वो ये कहते हैं, और इन्होंने वो बात कही जो खान साहब ने पहले पूरी नून लीग के हवाले से कही थी, और ये कहते हैं कि खान साहब पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है और हमारे एटमी प्रोग्राम पर हाथ डालना चाहते हैं। राय साहब, खान साहब इस वक्त हुकूमत के अंदर नहीं है, अवाम का सुनामी तैयार है, अवाम लीडरलेस सड़कों पर आ रहे हैं, अवाम इमरान खान के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए निकल रहे हैं। इमरान खान इस बयानिए के हक़ में निकल रहे हैं कि इन तमाम चोरों को एक हुकूमत बना कर दे दी। आज बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उससे डायरेक्ट अमेरिका बात करता है, कहीं पर मुझे वज़ीर-ए-आज़म का रोल नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने अपने अपने किरदार और अपने अपने नुमाइंदे हर जगह पर रख दिए हैं अमेरिका ने, और शायद ये उसी चीज़ की कड़ी है। लेकिन खान साहब के ऊपर ये बात करना कि एटमी जो प्रोग्राम है इस पर हाथ डालना चाहते हैं, ये किस तरह सही बात है? ये सिर्फ़ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करते हैं या ये झूठा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं? और फिर दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है, वो ये कहते हैं कि मज़हब और अमेरिका मुखालिफ कार्ड इस्तेमाल किए गए। अब मुल्क के अंदर अगर अमेरिका कुछ करेगा, पाकिस्तान के सियासतदानों को ख़रीद कर, जिस तरह भी ख़रीदा, पैसे के ज़ोर पे ख़रीदा, इख्तियारात के ज़ोर पे ख़रीदा, इक़्तिदार में लाने की शर्त पे ख़रीदा, सपोर्ट के ज़ोर पे ख़रीदा, अमेरिका का जो नारा है वो यहाँ पर चल रहा है। अमेरिका के ख़िलाफ़ अगर कोई काम किया जाता है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इन तमाम ये जो इस वक्त नून लीग के बीरबल हैं और अमेरिका के
इस वक्त दोस्त हैं, इन्हें होती है। तो ख्वाजा आसिफ साहब का राय साहब, ये बयान की टाइमिंग ऑब्वियसली, और एक एटमी हथियार, वाकई खान साहब इस पर कब्जा करना चाहते हैं? देखें, शाहिद खाकान अब्बासी की जब कैबिनेट बनी थी मियां नवाज शरीफ की नायली के बाद, जिसमें ख्वाजा आसिफ को वज़ीर ख़ारजा बनाया गया था, इन्होंने अमेरिका जाकर जो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दिया था, जिस पर पाक फ़ौज उस वक्त बड़ी भरम भी हुई थी, सिर्फ वो स्टेटमेंट निकाल कर देख लें। क्योंकि इनको दुख उस वक्त ये था कि डॉन लीक्स के मामले पर जनरल आसिफ गफूर ने ये ट्वीट क्यों कर दिया कि नोटिफिकेशन इज़ रिजेक्टेड। डॉन लीक्स के मामले पर जो इंक्वायरी की थी मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने, उसमें उन्होंने मरकज़ी किरदारों को जब क्लीन चिट देने की कोशिश की, जनरल बाजवा ही उस वक्त आर्मी चीफ थे, जनरल आसिफ गफूर उस वक्त DGSPR थे, तो उस वक्त एक ट्वीट किया गया था जनरल आसिफ गफूर की जानिब से। तो इनको बड़ा गुस्सा था उस वक्त कि फ़ौज अपना दिफा क्यों कर रही है, और ये क्यों कहा फ़ौज ने कि नोटिफिकेशन इज़ रिजेक्टेड, और ये क्यों कहा कि पूरी कार्रवाई नहीं की इस मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने और शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत ने। तो उस वक्त ख्वाजा आसिफ ने इंतकाम की आग में अमेरिका जाकर एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिससे पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ आप कह सकते हैं कि उसको आलमी सतह पर आइसोलेट करने की कोशिश की गई, पाक फ़ौज को एक रोग आर्मी साबित करने की कोशिश की ख्वाजा आसिफ ने, और इस तरह का तासुर दिया कि पाक आर्मी ने स्टेट विद इन स्टेट बनाई हुई है। तो ये ख्वाजा आसिफ अब ये बताएंगे इस कौम को कि वो इस फ़ौज के साथ कितने मुखलिस हैं और इस फ़ौज का वो दिफा कैसे करेंगे, क्योंकि इन्हीं ख्वाजा आसिफ की एक और वीडियो भी इस वक्त दोबारा से वायरल है, जिसमें उन्होंने ये ताना दिया था कि ये फ़ौज 5 जंगें हार चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ये सीना चौड़ा करके दिफाई बजट मांगती है। उस वक्त पूरी कौम फ़ौज के साथ खड़ी हो गई थी, लेकिन अब सितम ज़रीफ़ी यही है कि ये जो ख्वाजा आसिफ हैं इस वक्त हुकूमत में भी हैं, और तासुर ये है कि ताकतवर हलकों के बड़े लाडले भी बन चुके हैं। राय साहब, ये लॉन्ग मार्च के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ अहम फैसले किए हैं, और अगर खान साहब को नज़रबंद कर दिया गया तो प्लान बी है, फिर प्लान सी है, कौन लीड करेगा, ये तमाम चीज़ें उस सूरत हाल से निपटने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका लाएमल बनाया है, जो मुमकिन तौर पर इशारे मिल रहे हैं हुकूमत कुछ कर सकती है और मुमकिन तौर पर क्या इक़दाम उठाएगी। क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब खूनी लॉन्ग मार्च, बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का क्या एजेंडा होगा, किस तरह ब्रिज कर सकेंगे, किस तरह काउंटर कर सकेंगे राना सनाउल्लाह के हथकंडों को, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ ऑब्वियसली जो लॉन्ग मार्च के हवाले से होती हैं, और फिर लोगों ने पूरे मुल्क से चलना है, और अगर इन्हें रोका गया तो वहीं पर धरना दे दिया जाएगा, ये एक लाएमल तय किया गया। जी राय साहब। देखिए हाशमी साहब, एक ज़बरदस्त किस्म की हिकमत अमली तहरीक इंसाफ ने तैयार की है कि अगर ख़ान साहब को नज़रबंद किया जाता है और मरकज़ी लीडरशिप को नज़रबंद किया जाता है तो फिर क्या करना है। अब चूँकि प्रोग्राम बिल्कुल आखिर में है, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन एक जो हतमी बात है वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दें कि ख़ान साहब को अब एक नया पैगाम भी पहुंचाया गया था, और उस पैगाम में ख़ान साहब को ये कहा गया था कि आप अपना ये लॉन्ग मार्च कुछ ताख़ीर का शिकार कर दें। यानी अगर आप लॉन्ग मार्च कुछ ताख़ीर का शिकार कर दें और इसी तरह अगर आप ये धरना ना दें तो हो सकता है कि अक्टूबर में कोई इलेक्शन की फ़िज़ा बन जाए। लेकिन मीनवाइल आप ये लॉन्ग मार्च अभी ना दें। एक इस तरह का इनडायरेक्टली पैगाम भी दिया गया कि आपके सारे ऑप्शन जो हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे अगर आप लॉन्ग मार्च और धरने का ऑप्शन भी अभी फ़ौरन इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन ख़ान साहब ने ये पैगाम जो उन तक पहुंचाया गया, ये सुना तो ज़रूर है, लेकिन अल्टीमेटली फ़ैसला उन्होंने ये किया है कि लॉन्ग मार्च वो हर सूरत में करेंगे। 20 मई के बाद वो किसी भी वक्त किसी भी दिन की कॉल दे देंगे, और ये फ़ैसला भी किया गया है कि धरना भी तहरीक इंसाफ देगी इस्लामाबाद में, धरना भी रेड जोन में होगा और उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं की जाती। बिल्कुल राय साहब, अभी ऐलान होना बाकी है, और तहरीक इंसाफ के जलसों का एक सिलसिला जो मुल्क में शुरू हुआ है। सियालकोट में भी अगला पावर शो, और ख़बरें वहाँ से ही आ रही हैं कि शायद इजाज़त नहीं दी जा रही जिना स्टेडियम के अंदर इस जलसे को करने के हवाले से। इस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लाएमल तय किया जा रहा है। ये शो था आज का हमारा। व्यूअर्स अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।